सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी पेज। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तो और मतलब इसका जो वेटेज है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। और इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं, तो अगर आप उसके डिफरेंसेस को नहीं समझेंगे तो इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर में आएगा डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है और प्रीजुडिस क्या होता है या स्टीरियोटाइप्स क्या होता है। तो अभी मैं अगर आपसे पूछ लूँ चैप्टर शुरू होने से पहले 90% बच्चे होंगे वो प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप्स में अंतर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी और इनकम इनइक्वालिटी में क्या अंतर होता है। ज़्यादातर बच्चे जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको सोशल इनइक्वालिटी से समझते हैं। तो ये जो उनके मन के जो डिफरेंसेस हैं, उनके मन के जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इस चैप्टर को बनाने का हमारा मेन उद्देश्य यही है। तो आइए शुरू करते हैं सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। तो जो सोशल इनइक्वालिटी होती है, पहले आप समझ लीजिए सोशल इनइक्वालिटी होती क्या है। ऐसी इनइक्वालिटी जो कि सोशल रिसोर्सेज, समझिएगा, सोशल रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसके आधार पर होता है? कास्ट के आधार पर होता है, रिलीजन के आधार पर होता है और भाषा के, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और मतलब जितने भी आप भेदभाव सेपरेशंस देखते हैं समाज में उतने के आधार पर ये होता है। अब ये सोशल रिसोर्सेज क्या होते हैं? सोशल रिसोर्सेज आप समझ जाएंगे कि ये सोशल इनइक्वालिटी का पूरा जो गठजोड़ है ना, वो आपके मन में आ जाएगा। वो होता है सोशल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो जिसमें सभी का बराबर हक होना चाहिए। पब्लिक चीज़ें जो होती हैं जैसे कि रोड हो गई, वो सबके लिए होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रेन हो गई, बसें हो गई, ये सब क्या है? पब्लिक है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव किया जाता है इन आधारों पर, कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, तो ये सोशल इनइक्वालिटी में आता है। ठीक है, बात करें अब हम इनकम नहीं बोलेंगे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की। तो ये मेनली देखिए, सोशल इनइक्वालिटी जो होती है, कास्ट इसका मेन आधार रहता है, लेकिन जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहती है वो इसका आधार क्लास होता है। ठीक है, कास्ट एंड क्लास के बारे में आपने पढ़ा होगा। कास्ट मतलब जाति और क्लास मतलब वर्ग। ठीक है, क्लास में क्या होता है कि एक अपर क्लास होती है और लोअर क्लास होती है। ठीक है, तो इसमें ये इनकम के आधार पर होता है। जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, मतलब कि जिसके पास ज़्यादा मनी होगा, जो ज़्यादा रिसोर्सेज को बाय करने की क्षमता रखता है। ठीक है, मतलब इनमें क्षमता रखने की बात होती है, जो ज़्यादा क्षमता रख सकता है तो वो करेगा। और आप जानते हैं कि जो ये हमारा कास्टिज्म सिस्टम है, ये बर्थ के आधार पर और ऑक्यूपेशन के आधार पर बटा हुआ है। ठीक है, जो जिस कुल में जन्म लेगा वो उसी के आधार पर ये उसका ऑक्यूपेशन भी रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो सोशल इनइक्वालिटी है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है। इसीलिए क्योंकि अपर जाति वाला अपर काम करेगा तो वो अपर क्लास में भी रहेगा, अपर कास्ट का भी रहेगा, अपर क्लास का भी रहेगा। दैट्स इट। ठीक है, इसीलिए यही इतना महीन सा डिफरेंस है जो आपको समझना है। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी सोशल इनइक्वालिटी जो होती है दोस्त, वो इंडिविजुअल के द्वारा नहीं होती, ये पूरे समाज के द्वारा होती है। कोई मतलब अगर मैं तुम्हारे साथ भेदभाव करने लग जाऊंगा तो ये मेरा पूरा कम्युनिटी नहीं हो रही है। ठीक है, जब एक समाज के साथ किसी दूसरे समाज के साथ भेदभाव करता है, अपर अगर लोअर वाले के साथ करता है, लोअर मीडियम वाला लोअर वाले के साथ करता है, तो ये सोशल इनइक्वालिटी होती है। और ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक तरीके से की जाती है। स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको शुरुआती वीडियोस में बताया रखा था कि जो अपर वाले जो समाज में हायरार्की में टॉप पे रहते हैं, वो अपनी अपर पोजीशन को बनाए रखने के लिए लोगों के माइंडसेट को इस तरह से डेवलप करते हैं कि वो अपर पे ही बने हैं, अपर के लिए ही पैदा हुए हैं। ठीक है, और वो लोअर के लिए हैं और वो लोअर के लिए ही पैदा हुए हैं और लोअर ही काम करेंगे। ठीक है, इसीलिए वो लोग जो होते हैं लोअर क्लास वाले भी बहुत से, जो वो काम करना नहीं भी चाहते हैं तब भी उनको वो काम करना पड़ता है, क्योंकि उनको बताया जाता है कि तुम्हारी जाति के लिए यही काम निर्धारित किया गया है। तो ठीक है, तो जो थ्योरी ऑफ कर्मा है, प्रिंसिपल ऑफ कर्मा है, उसको भी बहुत ही गलत तरीके से, रॉन्ग माइंडसेट के आधार पर और यहाँ पर समाज के सामने रखा जाता था। तो हम आगे बढ़ते हैं। सोशल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमने बताया कि जो सोशल इनइक्वालिटी होती है वो सोशल रिसोर्सेज के आधार पर होती है, और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के आधार पर होती है। तो जो सोशल रिसोर्सेज होते हैं, इसमें ये 3 भागों में हमारी बुक में बताए गए हैं, 3 भाग, सॉरी। ठीक है,
इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल और सोशल कैपिटल। इकोनॉमिक कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जो हमें एसेट्स ला कर देती है, ठीक है, जहां हम जॉब करते हैं, ठीक है, जहां से हमें पैसे मिलते हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होती है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। एसेट्स वो चीज़ होती है जो हमें पैसा कमा कर देती है, और लाइबिलिटीज वो होती है जो हमसे पैसा ले लेती है। जैसे कि आप कोई कार खरीदने जाएंगे तो वो कार आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको अपना पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप उसी कार को किराए पे लगा देंगे, ओला में लगा देंगे, मतलब कैब में लगा देंगे, तो वो कार आपको पैसा कमा के देगी। तो वो चीज़ जो आपकी लाइबिलिटी थी वो एसेट बन गई, ठीक है। ये छोटा सा टर्म था। तो जो एसेट है इनकम है, इकोनॉमिक कैपिटल हो गई। कल्चरल कैपिटल ये हो गई कि आपका सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए मेनली क्या होता है, हमारे प्राचीन समाज से भी कहा जाता था कि जो एजुकेशनली जो ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हैं, जैसे कि पंडित्स हैं जिनको स्कॉलर्स बोला जाता है, ठीक है, तो वो जो पढ़ाई लिखाई का काम है उनके लिए बनाया गया था। इसीलिए आज के समय में भी वही माइंडसेट है, लेकिन ये माइंडसेट बिल्कुल सही है, बस इसको सही तरह से अप्लाई आज के समय में किया जा रहा है, ठीक है। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो डायरेक्टली जो होता है हमारा सोशल स्टेटस को बढ़ाती है, क्योंकि आप ज़्यादा ठीक है। अभी मैं आगे इसको इंटरलेक्ट करके समझा दूंगा। सोशल कैपिटल क्या होती है, द नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सोशल एसोसिएशन, ठीक है, सामाजिक संस्थाओं से आपके क्या संबंध है, ठीक है, ये सोशल कॉन्टैक्ट होता है। आपके बाहर अगर आप निकलते हैं तो आपकी अगल बगल जो समाज है, ठीक है, आपके दोस्त हैं, आपका परिवार है और आपके मोहल्ला है, उससे आपके किस तरह के कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, ये सोशल रिसोर्सेज में आता है, ठीक है। और अगर वो लोग आपके साथ किस तरह से ट्रीट करते हैं, दैट वे ऑफ ट्रीट फॉर यू, दैट्स अ सोशल कैपिटल, ठीक है। तो अब इन तीनों को अगर आप जोड़ के समझेंगे, तो जैसे कि मैं कल्चरल कैपिटल को उठा दूंगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान है तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, मान लीजिए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो अवेयर है और वो अच्छी नौकरी करता है, तो वो इकोनॉमिकली वेल स्टेबलाइज्ड रहेगा, ठीक है, और समाज में भी उसकी अच्छी खासी स्थिति रहेगी, ठीक है। इसीलिए इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर आपस में बहुत अच्छी तरह से जुड़े होते हैं। नाउ वी गो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि समाज में हायरार्की को बनाए रखने के लिए हर समाज में ये होता है कि हर हायरार्की वाले की अपनी एक खुद की आइडेंटिटी होती है, खुद के एक नियम्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि वो अपनी आइडेंटिटी को इस तरह से दिखाता है कि वो अपर पे है, और जो लोअर वाले की आइडेंटिटी ये बताती है कि वो लोअर है तो वो लोअर क्यों है, ठीक है। और वो आइडेंटिटी आपकी कैसे पता चलेगी, आपके समाज में किस तरह से आपके कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। आप क्योंकि पहले के समाज में लोअर वाला अपर वाले से सोशल कॉन्टैक्ट्स नहीं बना सकता था, और जो भी सोशल कॉन्टैक्ट्स होते भी थे इनके, तो वो व्यापार के माध्यम से होते थे और मालिक और नौकर के माध्यम से संबंधों के आधार पर बनते थे। तो नौकर और मालिक का क्या रिलेशन रहेगा वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो हायरार्की है वो अपनी एक आइडेंटिटी और एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, जो अपर की अलग होती है, लोअर की अलग होती है। That's it, social stratification. The three key principles of social stratification. ऐसे कौन कौन से 3 की प्रिंसिपल हैं जो कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को बनाए रखते हैं या जन्म देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है कि द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, नॉट सिंपली अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि ये इंडिविजुअल के द्वारा नहीं की जाती है, ये पूरा एक समाज दूसरे समाज को करता है, ठीक है। तो ये इसका एक फीचर नंबर 1 है जिसको आपको याद रखना है। बाकी इतना क्या लिखा है वो सब मैं बता चुका हूँ। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, परसिस्ट ओवर जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि ये बर्थ के आधार पर होती है, तो ये बर्थ के आधार पर जो जिस जनरेशन में पैदा होगा उसी जनरेशन का काम को आगे ऑक्यूपेशन को भी कंटिन्यू करता जाएगा, ठीक है। तो ये जनरेशन के आधार पर होती है, इसीलिए जनरेशन का जो ऑक्यूपेशन का बर्थ से डायरेक्ट लिंक्ड होता है, ठीक है। और फिर बाद में तीसरा जो इसका पॉइंट है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज सपोर्टेड बाय पैटर्न ऑफ बिलीफ और आइडियोलॉजी, ठीक है। हमने क्या बताया था, आपके अंदर ऐसा भरोसा दिलवा देना कि आप गरीब हो तो आप गरीब अपने आप को मानने लग जाओगे। आप गरीब हो इसलिए नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए कि आपके पास वो अमीरी वाला, वो वाइज वाला, वो लीडरशिप वाला माइंडसेट ही नहीं है, ठीक है। आप एक बैंक के एम्प्लॉय की तरह सोचते हो और एक बैंक का मालिक है, वो देश में और अपनी इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है वो इस तरह से सोचता है, इसीलिए वो मालिक है और आप गुलाम हो। दैट्स अ पैटर्न ऑफ बिलीफ एंड आइडियोलॉजी जो जिस तरह समाज में डेवलप करी जाती है। तो पीपल फेसेस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज
बिकॉज किन किन आधारों पे, जैसे मैंने बता दिया था, जेंडर है, रिलीजन है, नरजातीयता, एथनिसिटी को नरजातीयता बोलते हैं, लैंग्वेज भाषा के आधार पर बहुत सारी हमारे देश में लड़ाई हुई है। साउथ की नॉर्थ से तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ मिलती हैं। इसको आगे के चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। दैट्स इट। कास्ट एंड डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि लोग इसको सिंपैथी के आधार पर देखते हैं। मतलब कि हम चाहते हैं कि उनको, देखो दो टर्म होते हैं इंग्लिश के, एक सिंपैथी होता है, एक एम्पैथी होता है। सिंपैथी मतलब सहानुभूति लेना, और एम्पैथी मतलब होता है समान अनुभूति होना। ठीक है, जैसा तुम महसूस कर रहे हो, जिस कंडीशन में तुम हो, उसी कंडीशन को महसूस कर सकता हूँ और इस आधार पे मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये होता है एम्पैथी। ठीक है, तो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना ये डिसेबिलिटीज में आता है। अभी आगे इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। प्रीजुडिस, देखिए अब जो टॉपिक आने वाला है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। तो जो प्रीजुडिस होता है ये मोस्टली नेगेटिव होता है। प्रीजुडिस मतलब कि पूर्वाग्रह। ठीक है, हमारा पुराना माइंडसेट होना, कि मतलब कि किसी भी चीज़ को हम पास्ट के एक्सपीरियंस के आधार पर जज करते हैं। ठीक है, हमारे मतलब कि जितने भी थॉट्स हैं समाज को लेकर आज जो बने हैं, वो हमारे पास्ट के आधार पर ही तो बने हैं। कि हम ब्राह्मण्स को हमने देखा कि उन्होंने एक अपर क्लास लोअर क्लास का डिवीजन किया, वही चीज़ को तो आज हम कंटिन्यू करके आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रीजुडिस होता है कि मान लेना हमेशा से, कि पहले ही मान लेना, उसको जाने बिना मान लेना किसी चीज़ को कि वो गलत है, हाँ, वो सही है। ठीक है, तो ये प्रीजुडिस होता है। इसमें मेनली जो होता है कि हम एविडेंस को जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या वो सच में है। ठीक है, वाई और व्हाट की क्वेश्चन अपने मन में नहीं करते हैं, बस हम अपने मन में बना लेते हैं कि हमसे इसने कहा था, थर्ड पर्सन ने कहा था कि वो चीज़ खराब होती है और उसके पास मत जाओ। तो बस यही प्रीजुडिस होता है। तो दैट्स इट। ये समाज में भी इसी तरह से काम करता था। ठीक है, और स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? स्टीरियोटाइप ये होता है कि जो प्रीजुडिस का एक ग्राउंड होता है कि एक पूर्वाग्रह बना लेना। ठीक है, ये हमारी एक सोच थी, लेकिन हमारी ये मेंटेलिटी कब बन जाएगी? जब ये हमारी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, हैबिट कैसे बनेगी? जब हम इसी चीज़ को बार बार कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, और ये हमारे थ्रू यही निगेटिविटी दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होगी। जैसे मैंने बताया कि प्रीजुडिस हमको किसी दूसरे पर्सन ने कहा था और हमने उस आधार पर जज किया। अब हम भी उसी जजमेंट के आधार पर उसी चीज़ को सामने वाले को बताएंगे। ठीक है, और यही जो जजमेंट है ये बदल जाएगा स्टीरियोटाइप में। ठीक है, स्टीरियोटाइप में ये होता है जैसे कि कहा जाता है कि लड़के रो नहीं सकते। ठीक है, लड़के रो नहीं सकते। हमारा जो इमोशनल और जो सोशल नज़रिया है वो एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट जो है, जो कि हमें उसी आधार पे चलना पड़ जाता है। मतलब कि अगर कोई ब्राह्मण है, काम गिरे वाले कर रहा है, दलितों वाले कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ब्राह्मण मान रहा है। क्यों? क्योंकि उच्च कुल में पैदा हुआ है। लेकिन जो कोई लोअर कास्ट वाला है, दलित है और काम ऊपर वाला कर रहा है, लेकिन फिर भी समाज उसको स्टीरियोटाइप माइंडसेट के नज़रिए से उसको जिस कुल में पैदा हुआ है उसके आधार पर ही जज करेंगे, ना कि उसकी क्वालिटी के आधार पर, स्किल्स के आधार पर जज करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, ये है स्टीरियोटाइप माइंडसेट। और तो दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? ये भेदभाव होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टीरियोटाइप्स और जो प्रीजुडिस था दोनों आपस में इंटरलिंक्ड काफ़ी अच्छी तरीके से था। ठीक है, और इसका जो डिफरेंसेस बस यही था कि जो प्रीजुडिस है, पहले प्रीजुडिस होता है एक सोच, और फिर स्टीरियोटाइप एक माइंडसेट जो कि हैबिट है, लगातार हो रही है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन क्या है? द वे ऑफ योर ट्रीट ना। ठीक है, द वे ऑफ योर ट्रीट, किस तरह से आप ट्रीट करते हैं सामने वाले को, बस यही डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, अब आप इसमें हर जगह में हर इंसान को आप खुद देखिए, आप सोशियोलॉजी यही सब्जेक्ट है, आप बाहर निकलेंगे वहाँ से सोशियोलॉजी शुरू हो जाएगी। आप अपने अगल बगल देखेंगे वही सोशियोलॉजी है। ठीक है, आप जैसे कि किसी पर्सन को इस आधार पर मना कर देना, उस आधार पर डिस्क्रिमिनेट करना कि हम तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि तुम इस धर्म के हो, तुम्हारे पास वो काबिलियत तो है लेकिन तुम हमारे धर्म के नहीं हो। ठीक है, तुम हमारी जाति के नहीं हो, तुम लड़की हो, तुम उतना काम नहीं कर सकती हो। ठीक है, तुम्हें हम कम पैसा देंगे। ठीक है, करना हो तो करो, नहीं करना हो ना करो। दैट्स अ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मतलब हमारे पास स्किल रखते हैं, टैलेंट रखते हैं, बट डिस्क्रिमिनेशन यही होता है कि इसका आधार अलग होता है। डिस्क्रिमिनेशन इसको बोलते हैं। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? समाज में ये हमने जैसे बताया कि जो सोशल इनइक्वालिटी होती है वो किसी एक सोशल ग्रुप होता है, वो दूसरे सोशल ग्रुप को सरप्रेस्ड करता है। ठीक है, ऑपरेस्ड करता है। लेकिन सोशल इनइक्वालिटी, सोशल एक्सक्लूजन जो होता है वो जैसे कि आपको किसी इंडिविजुअल को
किसी इंडिविजुअल को अपने ग्रुप से निकाल देना, अपने ग्रुप से बहिष्कृत कर देना, ये सोशल ग्रुप्स में आता है। और ये जो होता है किसी को भी मतलब कि अपने ग्रुप में ही किसी को निकाल देना, जैसे कि मतलब उसको बेसिक चीज़ों से वंचित करना, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान हो गया, एजुकेशन हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, उसको वो बराबर ना देना, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि जिस तरह से सोशल इनइक्वालिटी होती है वो सिस्टमैटिक होती है और एक किया जाता है, तो ये एक माइंडसेट के साथ किया जाता है, एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट होता है। वैसे इसमें भी यही एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट होता है, ठीक है। और ये ओपनली डन होती है। इट इज इनवॉलंटरी दैट द वंस हु आर एक्सक्लूडेड डोंट वांट टू बी एक्सक्लूडेड बट वी एक्सक्लूड देम, ठीक है। वो चाहते नहीं है कि आप उन्हें एक्सक्लूड करें, आप उनको बहिष्कार करें, लेकिन आप एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। और आप अपने नीचे वाले को एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। नीचे वाला उसके नीचे वालों को एक्सक्लूड करेगा और दैट्स अ हायरार्की डेवलप हो जाती है और समाज में सेपरेशन और डिफरेंशिएशन डेवलप होने लगता है, ठीक है। अब जब ये बात होती है कि जब आप किसी को डेवलप ऑपरेट कर रहे हैं तो बहुत से लोग होते हैं वो विरोध तो कर देते हैं, ठीक है। पूरा ग्रुप होता है तो विद्रोह कर सकता है, लेकिन जो सोशल एक्सक्लूजन होता है वो तो पूरा इंडिविजुअल के लिए होता है। अकेला आदमी तो भाड़ नहीं फोड़ सकता, बोलते हैं ना। तो इसीलिए बहुत से लोग हैं, जैसे कि दलितों के साथ जब किया गया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद का एसोसिएशन बनाया, खुद का काम करने लग गए, खुद का समाज बना लिया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। दूसरा उन्होंने काम क्या किया कि उन्होंने दूसरे धर्मों में देखा कि उनके धर्मों में ऐसे भेदभाव नहीं है, ऐसा उन्होंने ऊपर से देखा। ऐसा दुनिया का कोई भी धर्म नहीं है जिसमें भेदभाव ना हो, जिसमें कोई डिफरेंशिएशन ना हो, ठीक है। वो लोग मुस्लिम्स की तरफ जाने लग गए, क्रिश्चियनिटी की तरफ जाने लग गए। और आप अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाके देखेंगे तो लगभग बहुत सारे स्टेट्स हैं वो क्रिश्चियन बिलीफ वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर क्रिश्चियनिटी का प्रसार हो चुका है, ठीक है। और मोस्टली एसटी हैं, ठीक है। और जो मोस्टली एससी हैं वो इस्लामिज़म को स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके समाज में उनकी वो जगह वो वैल्यू नहीं है, इसीलिए वो क्रिश्चियनिटी को, दूसरे धर्मों को की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये उनका माइंडसेट के लिए सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैंने बताया। कास्ट सिस्टम इज अ डिस्क्रिमिनेटिव सिस्टम। ये एक डिस्क्रिमिनेटिव सिस्टम है, जैसा मैंने बताया था कि ये सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। जैसे मैंने बताया था कि सोशल इनइक्वालिटी होती है वो कास्ट के आधार पर होती है, लेकिन जो इकोनॉमिक इक्वालिटी बोले या इनकम इक्वालिटी, बात है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी जो होती है, इनइक्वालिटी, वो क्लास के आधार पर होती है। लेकिन ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड क्यों होते हैं और कैसे होते हैं? वो इस तरह से होते हैं क्योंकि जो कास्ट है, अगर कोई अपर कास्ट में, जैसे मैंने बताया था, कास्टिज्म में बर्थ और ऑक्यूपेशन दोनों मैटर करता है। आप किस कास्ट में जन्म लेंगे, उसी अगर ऊपर कास्ट में जन्म लेंगे, अपर कास्ट में, तो आपको उसी के आधार पर आपका ऑक्यूपेशन मिल जाएगा, उसी आधार की आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, एजुकेशन रहेगी। लेकिन जो आप और उसी आधार पर अगर आप अपर कास्ट में हैं तो आप अगर अपर क्लास में भी माने जाएंगे, क्योंकि आपका अपर वर्क भी होगा, ठीक है। तो कास्ट और क्लास इस तरह से लिंक्ड होती हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स अभी आपको देखने को मिलेंगे, बट इट इज इन अ माइक्रो लेवल। हाँ, देखिए जो अर्बन एरियाज हैं वो आज के समय में, जैसे मैंने बताया था चैप्टर नंबर 3 में, कि जो जाति प्रथा है वो जातिवाद बोलेंगे, प्रथा नहीं बोलेंगे, वाद है। ये अर्बन एरियाज में इनविजिबल हो चुका है, लेकिन पॉलिटिकल रूप से अपना एक नेतृत्व बनाए रखता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि देखा जाता है, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि ब्राह्मण है, उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए वहाँ पर उसको प्यून की नौकरी करनी पड़ रही है। लेकिन अगर कोई दलित है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, वो एजुकेटेड है, तो वो डॉक्टर की नौकरी कर रहा है। तो शहरों में यही है कि मैंने आपको जैसे 3 एजुकेशन के बारे में, 3 कैपिटल के बारे में बताया कि जिसके पास कल्चरल कैपिटल होगी, मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, तो वो अपना ज़्यादा अच्छा वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होगा और सोशली भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। एक्सक्लूजन, एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमिलिएशन और सबऑर्डिनेशन सारे सब सेम है, ठीक है। एक्सक्लूजन को बोलते हैं बहिष्कार, एक्सप्लॉयटेशन को बोलते हैं शोषण, और ह्यूमिलिएशन को मतलब मानवता का उल्लंघन करना, ठीक है। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि किसी दूसरी, ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, किसी दूसरे वाले को अंदर वाले नीचे वाले से दबाना, ऑपरेट करना, सप्रेस्ड करना, ठीक है। तो एक्सक्लूजन में क्या है कि जैसे मैंने बताया, बहिष्कार करना ये इंडिविजुअल के द्वारा होता है, ये सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वो बराबर की अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है, और बेसिक चीज़ों से, जो बेसिक चीज़ें उनसे भी वंचित रखा जाता है, और
उसके वो हकदार भी हैं तो भी उनको वो चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन में मैंने बोला कि उनको बराबर से स्किल तो रखते हैं, टैलेंट तो रखते हैं, लेकिन उनका जो भेदभाव करने का जो आधार होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन का आधार होता है, वो जेंडर होता है, कास्ट होता है, रिलीजन होता है, या वुमेन या लिंग होता है। ठीक है, लिंग के आधार पर भेदभाव भी होता रहता है। ह्यूमिलिएशन क्या होता है? इस तरह का भेदभाव करना जिसमें उनको शर्मिंदगी महसूस करवाना। ह्यूमिलिएशन मतलब आप ऐसे समझ लेना, शर्मिंदगी महसूस कराना। अपर कास्ट वाला सिर उठाकर चल सकता है, लेकिन लोअर कास्ट वाला सिर झुकाकर चल सकता है। ठीक है, मार्केट में अगर आप पहले के टाइम में जाएंगे तो मार्केट में जब वो लोग आने वाले होते थे, किसी पब्लिक प्लेस में आने वाले होते थे लोअर कास्ट वाले, तो उनको पहले ही बता देना होता था कि हम आने वाले हैं, जिससे कि कोई उनको ब्राह्मण अगर देख लेगा तो आप पवित्र हो जाएगा। तो जो प्योरिटी और इम्प्योरिटी की कॉन्सेप्ट है, ये इन लोगों को शर्मिंदगी दिलाने के लिए, शर्मिंदगी महसूस करवाने के लिए भी की जाती है। सबऑर्डिनेशन मैंने आपको बता दिया। प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट एक्ट, जियो प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट फॉर SC एंड ST रिजर्वेशन। ठीक है, जो देखिए आप ST और ST के बारे में लाख बातें लिखाएंगे, लेकिन अगर आप ये बात नहीं लिखेंगे तब तक आपको बेस्ट मार्क्स नहीं मिलेंगे, मेरा मानना है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि वहीं पर सबसे पहली बार ये वर्णित किया गया, ये उल्लेखित किया गया, वहीं पर ही ये चीज़ बताई गई कि SC और ST नाम के दो समुदाय होंगे, और जो ST समुदाय होगा वो इनमें वो समाज आएगा जो कि मेन स्ट्रीम में, जिसके साथ बहिष्कार करके दूसरे जो लोअर स्ट्रीम वाले में मतलब कि बांट दिया गया है। और ST में वो समाज आएगा जो जंगलों में रहता है, जो आइसोलेट है, और मतलब कि उसको वो अपना बराबर नेतृत्व नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो SC और ST जो है द गवर्नमेंट रिजर्व सीट्स फॉर द SC एंड ST देयर इज नो। जैसा मैंने आपको बताया था कि कल्चरल जो कैपिटल होती है, अगर आप एजुकेशनली उसको बराबर अपॉर्चुनिटीज देंगे तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा। तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, एजुकेशन की तरफ फोकस किया और अपना पार्लियामेंट में इनको बराबर नेतृत्व दिया, जिससे कि वो अपनी मांग उठा सकें। उनके लोगों की क्या मांग है, अगर उनका कैंडिडेट वहाँ पर नहीं पहुँचेगा, ठीक है, तो उनकी मांग को कोई सुनने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो उनकी मांग को पहुँचाने के लिए पार्लियामेंट में उनका नेतृत्व कराने के लिए भी इनका रिजर्वेशन किया जाता है। रिजर्वेशन यही माध्यम है कि लोअर वाले को बराबर मेन समाज में लाया जा सके और उसको भी साथ साथ डेवलप किया जा सके। लॉ, कोई भी लॉ है दोस्तों, सिंपल ये सब भूल जाइए, कोई भी लॉ है उसका मेन काम यही होता है कि अपने नागरिकों को बराबर इक्वलिटी प्रदान करना। ठीक है, और कानून की नज़र में सब कोई एक बराबर होते हैं, ये कानून का पहला नियम होता है। ठीक है, वो किसी ब्राह्मण्स के नियम के आधार पर नहीं चलेगा कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में क्या दिया गया है हम उसके आधार पर किसी को सजा देंगे, या मुस्लिम में क्या लिखा है हम उसके आधार पर उसको फांसी दे देंगे, या क्रिश्चियन में क्या लिखा है, ये इसके आधार पर नहीं होता है। जो लॉ होता है, ये सभी कैंडिडेट्स जो होते हैं वो चुन के जाते हैं और पार्लियामेंट में जाकर जो अपनी मांग रखते हैं, जो बातें रखते हैं, उसके आधार पर लॉ बनता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है, और लॉ एक लीगल फ्रेमवर्क है और इसका ये नॉर्म से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि कॉलोनियल टाइम में क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्रीमी लेयर वाला जो समाज था हमारा, जो अपर कास्ट वाला था, वो जानते थे कि जो लोअर कास्ट वालों को ये लोग बहुत अच्छी तरीके से डोमिनेट कर लेते हैं, और अगर हमने अपर कास्ट वालों को डोमिनेट कर लिया, डोमिनेट नहीं मतलब कि इनको अपने कंट्रोल में कर लिया, तो लोअर कास्ट वाला समुदाय जो कि भारत में बहुत बड़ा है, हम इनको बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स इट। इसीलिए इन लोगों ने ब्राह्मण्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी। ठीक है, और इन लोगों को कम दी, जिससे कि ब्राह्मण्स के द्वारा हम इन पे ही कमज़ोर कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, पूरे समाज को एक साथ लीड कर सकते हैं, सत्ता बनाए रख सकते हैं। ठीक है, द लॉज वर मेड अबाउट द कास्ट बट इम्प्लीमेंटेशन वॉज पुअर। ठीक है, हम ये पॉइंट तो बहुत अच्छा है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत पुअर है। ठीक है, मैंने बताया कि कोई भी लॉ जो होता है उसका एग्जीक्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कि सोसाइटी में वो जैसे कि कहते हैं ना कि सोसाइटल चेंज आने में बहुत वक्त लगता है। किसी भी लॉ का सोसाइटी का माइंडसेट बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए लॉ का बराबर प्रॉपरली यूज़ करने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए ये भी ध्यान देना जरूरी है, पुलिस का भी और मतलब कि हमारे प्रशासन का भी, कि वो बराबर इम्पोल्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, क्या अभी भी उसी आधार पर भेदभाव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भेदभाव कर रहे हैं वो कानून के नज़रिए से तो गलत है, लेकिन उनके समाज के नज़रिए से सही है, उनका समाज उनको इस चीज़ को प्रमोट करता है। तो दैट्स इट। तो इस तरह का जो भेदभाव होता है वो लॉ कहीं भी जगह नहीं देता है। बट
हम उसको सही बनाते हैं अपने समाज के नज़रिए में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने प्रयास किए हैं, ठीक है। उसमें कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट है 1815 बनाया गया। देखो ब्रिटिशर्स ने बुरे काम किए, अच्छे काम किए, अच्छी बात है, ठीक है, बहुत सारे अच्छे काम किए। उसमें क्या था कि उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनको बराबरी का हक दिया, और इतनी जल्दी नहीं दिया, इन लोगों ने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाके कास्ट डिसेबिलिटी के खिलाफ हुआ, ठीक है। लोअर कास्ट वालों को बराबर अधिकार मिला। फंडामेंटल राइट में हमारा आर्टिकल 17 ये बताया जाता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। आप किसी को भी इस आधार पर दंड नहीं दे सकते, किसी को भी इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, और कि वो अछूत है, ठीक है, वो लोअर कास्ट का है, अछूत है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज 1889, द ब्राह्मण्स वर कैरिड आउट ऑन द लोअर कास्ट एग्जाम्पल बेटिंग देम एंड नॉट लेटिंग देम वियर ब्राइट कलर्स वॉश स्ट्रीट, ठीक है, वॉशिंग स्ट्रीट्स, ठीक है। हाँ, जैसे कि प्रिवेंशन और एट्रोसिटीज़ में यही था कि जैसे कि वो लोग जिस तरह से शर्मिंदगी महसूस करवा रहे थे ना ह्यूमिलिएशन में, ठीक है, कि आप हमारे सामने जब आएगा लोअर कास्ट वाला तो हमारे सामने सिर झुका के ही बात करेगा, ठीक है, तो हम उसको इस तरह से फील ही करवाते थे। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो 1889 में इस पर एक एक्ट बना था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 में ये किया गया था। हाँ, ये एक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट को जरूर याद रखिएगा और इसको आप अपने आंसर में जरूर लिखिएगा। क्या था ये एक्ट? 93 अमेंडमेंट है संविधान का। इसमें ये बताया गया था कि आप किसी को भी इस आधार पर एजुकेशन देने से मना नहीं कर सकते कि वो सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली बैकवर्ड है, ठीक है। एजुकेशन सबको देना और सभी को मिलना बराबर अधिकार है, और इसीलिए इस आधार पर अगर आप करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 जरूर याद रख लीजिएगा। और हमारे नोट्स का PDF लिंक हम लोगों ने कमेंट बॉक्स में दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप प्लीज़ जाइए और चेकआउट करिए और इस नोट्स का फ़ायदा उठाइए। There are social group organization, association and political parties, social movement fighting for these classes, ठीक है। तो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, बहुत सारे जो समाज हैं उन्होंने इन जो दब रहे थे लोअर कास्ट वाले उनको बराबर लाने के लिए, मुख्य समाज में लाने के लिए, उनका नेतृत्व करने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए। उनमें जैसे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना करी, किसने करी? ज्योतिबा फुले ने करी, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने करी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी। दलित संघर्ष समिति बनाई गई, ठीक है, इन्होंने अपनी खुद की एसोसिएशन बना ली थी, जैसा मैंने बताया, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी BSP बनाई गई, ठीक है, BSP और दलित पैंथर मूवमेंट, ठीक है, 1970। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक फैक्चुअल डेटा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें थी आपको ब्रह्म समाज और आर्य समाज को याद बहुत ज़्यादा जरूरी है याद करना, ठीक है, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं आपको। ओबीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ओबीसी का जो बैकवर्डनेस है, अदर बैकवर्ड क्लास, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड और जो इकोनॉमिकली वीक है उसके लिए किया गया, ठीक है। जब ये ओबीसी का विरोध हो रहा था 90s के वक्त में, 80s के वक्त में, तब देश में बहुत ही ज़्यादा हिंसा हुई थी, आग लगा दी जा रही थी, सड़कों पे चक्का जाम कर देते थे, जो आप सुनते हैं ना, ठीक है। तो मंडल आयोग जब हुआ तो इसमें इन लोगों का ये सुझाव निकाला गया और ओबीसी के रिजर्वेशन की बात करी गई। और ओबीसी की पॉलिटिक्स इसलिए इतनी ज़्यादा गहमा गहमी में रहती है क्योंकि ओबीसी एक ऐसा समाज है इंडिया का जो कम से कम 30 से 40% पॉपुलेशन को होल्ड करता है, और इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उनको अपना वोट बैंक इस तरह से, क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज है, इसको अगर पटा डाला तो इनका सत्ता जो है उनकी जिंदा डाला। आदिवासी स्ट्रगल, आदिवासियों ने भी बहुत सारे स्ट्रगल करे, जिस तरह से उनको इनका आदिवासियों का आप मन में आप एक माइंडसेट बना के रखिएगा, इनका सिर्फ एक कहना था कि उनको आइसोलेट ना रखिए, ठीक है, उनकी जंगल की ज़मीन पर मत आइए, ठीक है, और वो चाहते हैं कि कोई बाहरी उनकी ज़मीन पर मत आए, बस उनका सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि कोई बाहरी ना आए और कोई भी एक्टिविटी है उनके जंगल में ना हो, उनका जो घर है वो जंगल है, बस। तो कॉलोनियल पीरियड में ऐसे ब्रिटिशर्स तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड आदमी थे, ठीक है। इन्होंने किस तरह से विद्रोह किया, मतलब कि ये लोग तो बिल्कुल सुनते ही नहीं थे, इन लोगों को अपना व्यापार करना था। चाय के बागानों के लिए इन्होंने पूरे जंगलों को साफ करवा दिया आसाम में, और तो और मतलब कि इनको इनके ही जंगल साफ करने के बाद लेबर बना दिया, ठीक है, और ये अपने ही जंगल में अपनी ही जगह के मजदूर बनकर रह गए। तो इस तरह से जो इनके साथ भेदभाव शुरू में होता आ रहा था, बहुत ही ट्राइबल समाज देश का एक ऐसा समाज है, दुनिया का एक ऐसा समाज है जिसके साथ हमेशा और आज भी भेदभाव किया जाता है।
ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, अब जब सबको अब आज़ादी मिली है तो पूरे देश को आज़ादी मिली है, तो क्या आदिवासी हमारे देश की जनगणना में नहीं आते, हमारे देश की जनसंख्या में नहीं आते? उनका भी बराबर उतना ही हक होता है दोस्त जितना सबका होता है, चाहे वो एससी हो या ओबीसी हो। इसीलिए एसटी को भी मेरे समाज में लाने के लिए काम किया गया। अब क्या था कि आदिवासियों ने शुरू में बहुत विद्रोह करे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे जंगलों में ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो, और इसीलिए जैसे कि गवर्नमेंट की जो रोड है, रेलवेज हैं, रेलवे ट्रैक को बिछने नहीं देते थे, डैम जो है कोई बड़ा डैम बनने वाला है उसको भी खुलने नहीं देते थे। जैसे कि आपकी बुक में सरदार सरोवर बांध के बारे में बताया गया जो कि नर्मदा नदी में लगने वाला था। आदिवासियों ने बहुत बड़ा विद्रोह करा था, ठीक है, और विरोध किया था, जिससे क्योंकि उनका लिवलीहुड जो था प्रभावित हो रहा था, ठीक है। और इस प्रोटेस्ट का फिर रिजल्ट क्या आया वो आपको पता है, ठीक है। आदिवासी ट्राइबल मूवमेंट क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आदिवासियों की जब आप सब कुछ लिखेंगे कि ये लोग बहुत पिछड़े थे, ये लोग अलग रहना चाहते थे, ये लोग जंगलों में रहते थे, ये लोग चाहते थे कि कोई बाहरी ना आए, इनकी अचीवमेंट के बारे में आप बता देना। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। झारखंड कैसे बना, बिहार से अलग होकर बना। उत्तराखंड कैसे बना, यूपी से अलग होकर बना। लिख लीजिए, नोट्स अभी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ कैसे बना, एमपी से अलग होकर बना। ये सब जो स्टेट्स हैं ये जातीय आधारित बनाए गए हैं, जनजातीय आधारित, ठीक है, एसटी ट्राइबल स्टेट है, जिससे कि इनकी मांग सुनी जा सके। इन्होंने अपने स्टेट की डिमांड करी कि यहाँ ये हमारा स्टेट है और ये हम इस तरह से काम करेंगे। वुमेन स्ट्रक्चर ऑफ फॉर इक्वालिटी एंड राइट, इक्वालिटी राइट्स, ठीक है। वुमेन्स आर कंसिडर्ड टू बी फिजिकली, हाँ जैसे कि मैंने बताया कि वुमेन्स को जिस तरह समाज में देखा जाता है कि वो फिजिकली और बायोलॉजिकली वीक हैं, और इसीलिए उनको सोशली और इकोनॉमिकली भी उसी आधार पर टेस्ट किया जाता है। तो डेट्स इट। तो ये एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है, ठीक है, कि वुमेन्स आर वीक, इसीलिए उनको इकोनॉमिकली भी वीक माना जाता है, और उनको भी उतनी स्किल भी है, टैलेंट भी है, और वो काम भी उतना करेंगी, लेकिन पैसा उनको इसलिए कम दिया जाएगा क्योंकि ये एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट है। जैसा मैंने बताया ना कि माइंडसेट क्या होता है कि जो लगातार जो हम देखते आ रहे हैं, हम उसी तरह का फॉलो करते हैं। ये स्टीरियोटाइप माइंडसेट जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी से डेवलप होता है, जो कि वुमेन्स को भेदभाव में आगे बढ़ाता है, मतलब भेदभाव को दिखाता है। यहाँ पे सुन दो। सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, इन सभी को आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इन्होंने किस किस समाज की स्थापना करी, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का विरोध किया और ब्रह्म समाज की स्थापना करी। इनके समय में कौन से गवर्नर जनरल थे, उनका नाम याद रखिएगा, विलियम बेंटिक, ठीक है। और इन्होंने इस चीज पर काम किया। देखिए जो सोशल रिफॉर्मर्स है, इनको याद करने का तरीका क्या है, सबके जो काम है ना वो लगभग सेम है। इनकी जो अलग अलग चीजें जो हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें अलग अलग हैं, बस आपको उनको याद करना है, बाकी आपको इनका सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, सती प्रथा का विरोध किया था, दो चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ईयर याद रख लेते तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नर जनरल याद रख लेते तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन उतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। किस लिए करी थी, जो कि सोशली और इकोनॉमिकली जो वीक हैं, ठीक है, वुमेन्स के लिए करी थी, दलितों के लिए करी थी, ठीक है, चाइल्ड मैरिज के लिए करी थी मेनली, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना, सबके काम लगभग सेम है। एमजी रनाटे, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एकमात्र हिंदू थे, नहीं मतलब ऐसे हिंदू थे जिन्होंने मतलब कि वुमेन्स को प्रमोट किया, ठीक है, विडो रीमैरिज को रोकने का काम किया, ठीक है। और मतलब कि वेद और टेक्स्ट में ये बताया कि हमारे वेदों में ऐसा नहीं लिखा है जैसा कि समाज में किया जा रहा है, ठीक है। आमतौर पर ये कहा जाता है ना कि वेदों में लिखा है कि तुम लोअर हो तो तुम्हें लोअर के आधार पर काम करना पड़ेगा, लेकिन वेदों में ऐसा नहीं लिखा है। ये बात इन्होंने उल्लेखित करी और समाज को अवेयर करवाया कि ऐसा वेदों में कुछ भी नहीं है जैसा ये बताया जा रहा है, ऐसा हिंदू टेक्स्ट भी नहीं कहते हैं, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। किसने कौन से समाज की स्थापना करी, उस रिफॉर्मर का, ये जरूर याद कर लेना। सैयद अहमद खान ने मुस्लिम के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा AMU की स्थापना जो है इन्होंने ही करी थी, सर सैयद अहमद खान ने, और इन्होंने मुस्लिम एजुकेशन को प्रमोट किया, मुस्लिम में महिलाओं को एजुकेट करने के लिए काम करा। लेकिन इनका जो था वो, वही कहता हूँ ना, माइंडसेट तो स्टीरियोटाइप ही था। ये कहते थे कि वुमेन्स को एजुकेशन की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन घर के अंदर, पर्दे के अंदर, ठीक है, एजुकेट करो बट पर्दे के अंदर, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज पर काम किया, विधवा। और
फिर बाद में वुमेन रिफॉर्मर, बहुत सारी वुमेन रिफॉर्मर भी आई, ठीक है। इनमें इस चैप्टर में आपको रिफॉर्मर के बारे में जरूर याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना, इन्होंने बुक लिखी थी जिस 1882 में, और इन्होंने ये कहा था कि स्त्रियों को ये अवेयर करने के लिए कि स्त्रियों को किस तरह से उनके साथ रेशियल और जेंडर गैप का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किया जाता है, ठीक है, उनको एक लो स्टेटस दिया जाता है। हाँ, और ये कहा जाता है कि पॉलीगैमी करके जो मेल हैं वो तो इतनी सारी स्त्रियों को विवाह कर लेते हैं, क्या स्त्रियों को भी ऐसा हक होना मिलना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी बात कही थी जिससे कि स्त्रियों को अवेयर किया जा सके। बेगम रुकैया शेखावत, इन्होंने सुल्तानात ड्रीम लिखी थी 1915 में, ठीक है। और ये इन्होंने ये बताया था जहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी की डिमांड करी थी जहाँ पर वुमेन्स जो थी काफ़ी उनको सब बराबर उनको मतलब अधिकार मिलते थे, बराबर अधिकार थे, जहाँ पर वुमेन काम करती थी और मेल जो थे घर के अंदर बैठकर वो करते थे। और मतलब आज ये समाज, इनकी जो कुछ जो बातें हैं वो आज के समाज में दिख भी रही है, लेकिन ये उस तरह से नहीं है, ठीक है। देखिए डोमिनेंसी किसी की भी अच्छी नहीं है, चाहे वो दलितों की हो, ब्राह्मणों पे, है ना, और या स्त्रियों की हो, मेल पे, ठीक है। एक हमारा और संविधान का मूल उद्देश्य यही है, न्यूट्रलिटी बनी रहे और सभी को बराबर से व्यवहार किया जाए, ठीक है। कराची सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में ये डिसाइड किया गया था कि किसी को भी धर्म, जाति, जनजाति और भाषा और सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, कानून की नज़र में हर कोई इक्वल होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। ये बाद में बहुत आफ्टर इंडिपेंडेंस के भी बाद 1980s के बाद जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, LPG आया, काफ़ी चीज़ें जब बदली, ऑर्गेनाइजेशन आया, तब ये सब माइंडसेट चेंज हुआ था, ठीक है। वुमेन शुड बी अलाउड टू बी होल्ड द पोजीशन इन सोसाइटी, गवर्नमेंट जॉब। हाँ, वुमेन्स के लिए बहुत बड़ा काम यहाँ पर किया गया था कि वुमेन्स को बराबर अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, सार्वभौमिक मत अधिकार, वुमेन्स को भी वोटिंग राइट्स दिए गए थे, ठीक है, अपने, जिससे कि वो भी तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। डिफरेंशली एबल्ड, देखिए इसके लिए फिजिकली और मेंटली जो चैलेंज्ड लोग हैं उनके लिए किया गया था, रिजर्वेशन की बात करी गई थी, ये तो बाद में आगे रिजर्वेशन की बात करी गई, इन लोगों को भी 931 के सेशन में बात करी गई थी, ठीक है। तो एक टर्म होता है अंग्रेजी का, एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी, ठीक है। सिंपैथी मतलब होता है समान अनुभूति, सहानुभूति, और एम्पैथी मतलब होता है समान अनुभूति। सहानुभूति क्या होता है कि जिस कंडीशन में तुम हो, जो प्रॉब्लम हो, वो मैं आपको कह दूँ ठीक है भाई कोई नहीं, चल आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा, ठीक है। समान अनुभूति में क्या है कि जैसा तुम महसूस करते हो, जिस कंडीशन में हो, जिस दुख में हो, वो हम भी महसूस करते हैं और हम उस आधार पर तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है। तो समाज में एम्पैथी, सिंपैथी तो थी लेकिन एम्पैथी नहीं थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने इनके जो बोलने के टर्म्स हैं ये अलग करे। जैसे कि हैंडीकैप बोलना गलत है, इनको मेंटली, फिजिकली और फिजिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज बोलना चाहिए, ठीक है। ब्लाइंड लोगों को विजुअली इम्पेयर्ड बोला जाता है, ठीक है। डेफ लोगों को आप ये अंधा, गूंगा, बहरा नहीं बोल सकते हैं, गवर्नमेंट की नज़र में ये एक दंड है, ये दंडनीय अपराध है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में, ठीक है। जिससे कि उनको एक डेरोगेटरी, जिससे कि उनको ये महसूस ना हो कि वो, उनको शर्मिंदा ना महसूस हो कि वो उनके पास अगर वो बायोलॉजिकली और या जेनेटिकली कमज़ोर हैं तो, ठीक है। फीचर्स क्या हैं देखिए, जो मैंने बोला वो यहाँ पर हो गए हैं, जैसे कि जेनेटिक, फिजिकली इम्पेयर्ड, ठीक है। एवरीथिंग दे डू एबिलिटी, पीपल शो देयर सिंपैथी, पिटी, ठीक है, सब कुछ मैंने यहाँ क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। डिफरेंसली एबल्ड एंड पॉवर्टी क्या होता है? हाँ, डिफरेंशली एबल्ड जो लोग कमज़ोर हैं, जो मतलब कि जो अंधे गूंगे बहरे हैं, क्या यही केवल गूंगे, इनका गरीबी से क्या संबंध है? ये इनको बराबर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है, इनके पास उतना स्किल डेवलप करने के लिए उतनी क्षमता नहीं है, ठीक है, उतना रिसोर्सेज भी नहीं है, इसलिए ये पॉवर्टी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनका पॉवर्टी से सिंपल सा हेल्थ है कि इनकी जो कंडीशन है, इनको हेल्थ है, एजुकेशन है, बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, बराबर वो हेल्थ केयर सिस्टम नहीं मिल पाया, ठीक है, इनके पास उतने पैसे नहीं थे तो ये अपना इलाज नहीं कर पाए, इसीलिए ये गरीब हो गए, ठीक है। गरीब होने का इनका यही कारण है, ठीक है। तो ज़्यादातर गरीब क्यों हैं? इसीलिए। और ये ज़्यादातर जो भीख मांगने के लिए मंदिरों के किनारे, कोर्ट के किनारे, ठीक है, और किसी भी पब्लिक प्लेसेस में आपको ये गूंगे बहरे इसीलिए मिलेंगे, नहीं बोलना चाहिए फिलहाल, ऐसे इस तरह का टर्म यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको इसीलिए मिलेंगे, ये क्योंकि गरीब होते हैं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं, वीक हैं, ठीक है, और जेनेटिकली, बायोलॉजिकली इसीलिए ये लोग भीख मांगते हैं, तो गरीबी का इनसे डायरेक्ट संबंध है।
तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर कर दी है और इसके नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। जितने भी रिफॉर्मेंस के नाम दिए गए हैं उनको याद कर लीजिएगा, उनके जो काम है वो याद कर लीजिएगा बाय ईयर। और बाकी यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है और आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना रिप्लाई ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।